टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नवंबर 2018। एक बीम है, यूनिफॉर्म बीम, इसको आपके सामने इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, यहां तक की हम बातें कर चुके थे विदाउट रिकॉर्डिंग, कि ये जो एंड बी है बेटा, एंड बी, इस एंड बी को जब बोले ना अबाउट, तो समझ लो ये बी जो है ये पिवट है। अब इस बी को पिवट मानकर क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट डब्ल्यू। डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो याद रखिएगा कि जो फोर्स पिवट में से पास होती है ना, उससे टर्निंग इफेक्ट 0 हो जाता है। तो इस वाई वाली फोर्स को तो भूल जाओ। अब सर बाकी बची दो फोर्सेस, एक फोर्स बची ये वेट वाली, एक फोर्स बची ये वेट वाली जो इसे क्लॉकवाइज घुमाएगी, और एक फोर्स बची ये वाली जो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगी। तो एक फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमा रही है और एक फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। और आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो, तो जब कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। तो सर इस वक्त भी ये जो बीम है ये इक्विलिब्रियम में, और जब ये बीम इक्विलिब्रियम में है तो हम क्लॉकवाइज मूवमेंट को एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल लेंगे और दोनों को इक्वेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन 2022 से पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आने लगे कि पहले मुझे वो क्वेश्चन कराना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो मैं आपको वो वाला कॉन्सेप्ट दे नहीं पाऊंगा। एक नया कॉन्सेप्ट 2022 से एग्जामिनर ने यूज करना शुरू किया है, और वो जब तक कॉन्सेप्ट आपको मैं नहीं दूंगा, ये वाले क्वेश्चन इतने अच्छे आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो मुझे अपनी प्लानिंग चेंज करना पड़ रही है। मैं आपको पहले वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिसमें वो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए। नए कॉन्सेप्ट के लिए मुझे चाहिए नई वाली बुक। नई वाली बुक ये रही, इसमें चाहिए प्रेशर डेंसिटी, ये रहा प्रेशर डेंसिटी। और इस प्रेशर डेंसिटी में जो नए कॉन्सेप्ट के सवाल कराना चाह रहा हूं वो जरा देखिएगा कौन सा है। ये भी नहीं है। अच्छा बेटा, मैं काइनेमेटिक्स की नियत से बैठा था, इसलिए मुझे ये ढूंढने में टाइम जाया करना पड़ रहा है। इसको मैं टाइम जाया करना कहता हूँ। अच्छा ये आ जाए, ये सर 2020 भी नहीं है, 2020 से ये वाला कॉन्सेप्ट आया। जरा देखिएगा, एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि एक रिजिड प्लैंक है, इसको दो सपोर्ट्स के साथ आपने प्लेस किया हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट करें वेट का वो कंपोनेंट जो प्लैंक के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है जनाब, जरा इस चीज को सीखिएगा। कैम्ब्रिज बोर्ड वाला हमें कुछ सिखा रहा है। क्या सिखा रहे हैं कि सबसे पहले ये जो वेट है बेटा, वेट, ये वेट है, इस वेट का वो कंपोनेंट कैलकुलेट करो, वेट का वो कंपोनेंट कैलकुलेट करो जो प्लैंक के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो क्या करें, तो पता क्या करते हैं, गौर से सुनना। हम सबकी आदत है कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, हम सबकी आदत है। लेकिन इस क्वेश्चन में जरा सीखिएगा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यानी कहना ये चाहता हूं कि हम, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो प्लैंक होगा, उस प्लैंक के ऊपर हम एक्स एक्सिस बना देंगे। आप लोग भी बनाए बेटा, ये बनाए बगैर समझ में नहीं आएगा। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है जनाब, ये एक्स एक्सिस है। बताइए इस एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री 38 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जिसके साथ एक्स एक्सिस का एंगल बनता है ना, तो उस पर आ जाता है कॉस थीटा, उस पर आ जाता है कॉस थीटा, और यहां पर आएगा साइन थीटा। तो जनाब फॉर्मूला बनेगा 96 साइन थीटा, 96 साइन थीटा। और बेटा कैलकुलेटर से चेक करके देखें आंसर 59 न्यूटन आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी बेटा, 96 इंटू साइन 38 करोगे, 96 इंटू साइन 38 करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 59 न्यूटन। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं।
तो बेटा ये वाली बात नई बात आई है, पहले हम लोग इस तरह नहीं कराते थे। अब इसी तरह कीजिएगा कि हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को ले लेंगे एक्स एक्सिस, और उस एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स निकाल लेंगे। और जब बेटा परपेंडिकुलर फोर्स निकाल ली, तो अब मैं वाई एक्सिस को भी रिमूव कर रहा हूं, एक्स एक्सिस को भी रिमूव कर रहा हूं, इसको भी रिमूव कर रहा हूं। अब आप ये समझ लें कि हमारे पास इस वेट की ये परपेंडिकुलर फोर्स आ गई है, और इस परपेंडिकुलर फोर्स की वैल्यू कितनी है, 59 न्यूटन। नोट कर लीजिए जनाब, ये 59 न्यूटन आ गई। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ें। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि ए को आप पिवट ले लें। बेटा मैंने ए को पिवट ले लिया। और जब बेटा मैं ए को पिवट लूंगा ना, तो आप जरा देखिएगा कौन कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज घुमा रही है और कौन कौन सी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। तो जरा गौर से देखिएगा। सर ये 59 न्यूटन वाली फोर्स इसे घुमाएगी एंटी क्लॉकवाइज। सर ये टेंशन वाली फोर्स इसे घुमाएगी एंटी क्लॉकवाइज। और ये 45 न्यूटन वाली फोर्स इसे घुमाएगी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज एक फोर्स है, और वो फोर्स है 45 न्यूटन की। क्लॉक वाइज मूवमेंट एक है, और एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट दो है। क्लॉकवाइज मूवमेंट में फोर्स है 45 न्यूटन की, फोर्स है 45 न्यूटन की, और ये 45 न्यूटन की फोर्स पिवट से कितनी दूर है। तो कोई बच्चा मुझे कैलकुलेटर में ऐड करके बताए। 1.1 से लेकर यहां तक 1.1 प्लस 0.3 ये बन गया 1.4, 1.4 1.5 ये बन गया 2.9। तो पूरी रॉड की लेंथ है 2.9। पूरी रॉड का मतलब जहां से फोर्स लग रही है, इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस है बेटा 2.9 इज इक्वल टू। अब आ जाइए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जब आप एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये तो क्लॉकवाइज होगा ना, अब एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज में ये वाली फोर्स, सर ये वाली फोर्स है 59 न्यूटन की। इसको भूल जाना, अब इसका कोई काम नहीं है। 59 न्यूटन की फोर्स जो परपेंडिकुलर फोर्स है। सर 59 न्यूटन की फोर्स को मल्टीप्लाई करूंगा पिवट से डिस्टेंस। सर ये पिवट है, ये 59 न्यूटन की फोर्स है, इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस है 1.50। 1.50 प्लस। अच्छा उसके बाद इससे अगली फोर्स कौन सी है। सर अगली फोर्स है टी की, उससे अगली फोर्स है टी की। और ये जो टी वाली फोर्स है, सर ये जो टी वाली फोर्स है, सर ये पिवट से कितना दूर है। तो 1.5 0.3 ऐड करूंगा तो 1.8। देखो बेटा इक्वेशन बनाने ही कमाल है, टी तो आप निकाल ही लोगे। इक्वेशन बनाना ही कमाल है, टी तो आप निकाल ही लोगे। छोड़ दूं बेटा इस सवाल को, जल्दी से इक्वेशन लिख ले, और कोई बच्चा सॉल्व कर ले तो मुझे आंसर भी बता दे। जी बेटा आप कॉपी कर चुके हैं तो आगे चले। अच्छा जी, कोई बच्चा हमें बता ही नहीं रहा भाई, एक और सवाल कर रहे हैं ये वाला। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहला सवाल यही वाला है कि भाई ये बीम है, ये बेटा बीम है, इसमें से ये जो वेट आ रहा है 56 न्यूटन का, इस 56 न्यूटन का सबसे पहले निकालो वर्टिकल कंपोनेंट। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इट विल बी 5.2 न्यूटन फोर्स। 5.2 न्यूटन फोर्स एंगल बना रही है 56 डिग्री का, एंगल बना रही है 56 डिग्री का। सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4.3। और अब 4.3 आ जाए तो अब इस 56 को भूल जाओ, इस 5.2 को भूल जाओ, और इस ए को लेकर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट लेना, और ये वाला क्लॉकवाइज मूवमेंट लेना, और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेना। ठीक है ना। मेरे ख्याल में ये कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना कोई मुश्किल सवाल है नहीं, बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह, बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह। ठीक है जनाब।
तो ये आप आराम से कर सकते हो और इस सवाल में आपको टी कैलकुलेट करना है। तो ये दो सवाल तो बेटा मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, सिर्फ कैलकुलेशन वाले। अब मैं आपको वापस उसी जगह पे लेके जा रहा हूँ जहां पे जो पहला सवाल में छोड़ के भाग गया था। ठीक है जी, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये वाली शीट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब जरा इस पर आ जाए, ये भारी सवाल है, ये मुश्किल सवाल है। इस क्वेश्चन में पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा ही नहीं है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालो या परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालो, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि बीम को यहां पे रखें और इस वेट का लें परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा डब्ल्यू साइन 31 डिग्री। डब्ल्यू साइन 31 डिग्री। सबसे पहले आप इसका निकालोगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाए तो आपको मैंने बताया था ना, पिवट में से जो फोर्स गुजरती है उसका कोई काम नहीं होता। तो इसको भी आप भूल जाओ, इसको भी आप भूल गए। और जब आप इसको भी भूल गए तो जरा गौर कीजिएगा, ये घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज और ये घुमा रहा है क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये बेटा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल लेके चलते हैं, इस सवाल को बेटा पूरा करेंगे। पहले हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, डब्ल्यू साइन 31, ये फोर्स हो गई, और ये फोर्स पिवट से कितनी दूर है सर? टोटल प्लैंक 6 मीटर का था, इसको आधा कर लेंगे। आधा क्यों कर लेंगे? क्योंकि ये है यूनिफॉर्म बीम। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म डेंसिटी का हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म डेंसिटी का हो तो उसका हम एवरेज पॉइंट उसके सेंटर पे ले लेते हैं, उसका वेट पॉइंट हम उसके सेंटर पे ले लेते हैं। अच्छा जी, फोर्स है डब्ल्यू साइन 31 डिग्री और उसका डिस्टेंस है 3 मीटर, इज इक्वल टू, ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब आ जाओ क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज में 90 न्यूटन की फोर्स है, और वो 90 न्यूटन की फोर्स कितनी दूर है सर? 6 मीटर दूर है। कोई बच्चा बेटा सॉल्व करके मुझे बताए डब्ल्यू क्या आ रहा है? जी बेटा, कोई बच्चा बच्चा मुझे बता दे बेटा, वेट कितना आ गया? 250 आ गया। अच्छा 350 आ गया, ठीक है ना? 350 आ गया। अच्छा जी, अब जब ये 350 आ चुका तो अब क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो जरा गौर से सुनो। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं, ये सवाल मैं इरेज कर रहा हूं पूरा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कैलकुलेट करके बताइए एक्स। ये बहुत भारी पड़ जाएगा, ऑल दो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक्स कैलकुलेट करके बताएं। ये जो एक्स है ना बेटा, ये एक्स है हॉरिजेंटल फोर्स, एक्स है बेटा हॉरिजेंटल फोर्स, ठीक है। और अगर एक्स हॉरिजेंटल फोर्स है तो जरा देखिए इस पूरे बीम पर कोई और हॉरिजेंटल फोर्स है? तो आप कहेंगे सर ये जो 90 न्यूटन की फोर्स है ना, 90 न्यूटन की फोर्स, सर 90 न्यूटन की फोर्स का भी कोई ये वाला हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा। अब ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट होगा? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए कोई बच्चा मुझे ये वाली बात बताए, एंगल प्रॉपर्टी पूछना चाह रहा हूं। एंगल प्रॉपर्टी जरा गौर से देखिएगा, ये वाली ग्रीन लाइन और ये वाली ग्रीन लाइन, दीज आर टू पैरेलल लाइंस, दीज आर टू पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस का ये रहा ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस का ये रहा ट्रांसवर्सल। आपको पता है ट्रांसवर्सल में जितना एंगल यहां बनता है ऑल्टरनेट एंगल, सही है ना, उतना ही एंगल यहां बनता है, ठीक है जी। 31 यहां बन रहा है तो 31 यहां बनेगा, पहले जरा इसको नोट करें। 31 नीचे बन रहा है तो 31 ऊपर बनेगा।
जी बेटा, 31 डिग्री नीचे तो 31 डिग्री ऊपर, और इस 31 डिग्री को और अगर मैं ऊपर लेके जाऊं ना यहाँ, तो सर यहाँ एंगल बनेगा 59 डिग्री। यहाँ जाके एंगल बनेगा 59 डिग्री। ये बहुत गंदा सवाल है, ये मैं बिला बिला करा के आपका कॉन्फिडेंस खराब कर रहा हूँ। 59 डिग्री, तो 90 न्यूटन का हॉरिजेंटल कंपोनेंट, कोई बच्चा बताना कितना आ रहा है? 90 डिग्री का कॉस 59 डिग्री क्या बनेगा? सॉरी, 90 न्यूटन का, हाँ, कॉस 59 क्या बनेगा? जवेरिया बेटा, 46। और जो 46 बनेगा ना बेटा, ये 46 हॉरिजेंटल फोर्स होगी राइट हैंड पे, तो 46 न्यूटन लेफ्ट हैंड पे हॉरिजेंटल फोर्स होगी। तो ये सवाल आपको नहीं कराना चाहिए मुझे, मैंने बिला बिला कराया है। अच्छा जी, अभी हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज में, और ये शीट मैंने इरेज की नहीं है, ये मुझसे गलती हो गई है। अब मैं इरेज करूंगा तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो भी सारा चला जाएगा, सब कुछ गया। अच्छा जी, और आगे चलते हैं और इसी टाइप का कोई सवाल दिखाते हैं आपको, मुश्किल सा। आ जाइए जी, इस पर आ जाइए जरा, इस क्वेश्चन को देखिएगा बेटा। क्वेश्चन है नवंबर 2016, नवंबर 2016। क्वेश्चन है कि जनाब ये एक हॉरिजेंटल बीम है, हॉरिजेंटल बीम को एक बार एक रॉड ने सपोर्ट किया हुआ है, और क्वेश्चन है कि इस बार में जो 33 न्यूटन की फोर्स है, बताइए इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? तो मैं तो यूं कहूंगा कि अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस बना लूं, तो बेटा यहाँ पर भी एंगल बनेगा 52 डिग्री। 52 डिग्री ऊपर बन रहा है, वही 52 डिग्री बेटा मैंने नीचे बना दिया। 52 डिग्री का बेटा नीचे मैंने एंगल बना दिया, और 52 डिग्री का एंगल बनाकर 33 न्यूटन का आपको चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल ये वाले कंपोनेंट होता है, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो जनाब 33 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट यानी साइन 52 डिग्री। जी जवेरी आंसर कीजिए, क्या आंसर आएगा? 26। तो 33 न्यूटन फोर्स, फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट 26 न्यूटन, और ये 26 न्यूटन उस ऊपर वाले बीम पे वर्टिकल लग रहा होगा, ऊपर वाले बीम पे वर्टिकल लग रहा होगा। और अब ये वर्टिकल लग रहा होगा तो अब क्वेश्चन सुन लें। क्वेश्चन है कि ए को पिवट माने, हमने कहा अच्छा जी, ए को हमने पिवट मान लिया। ए को पिवट मान के अब देखें कौन कौन से क्लॉकवाइज है और कौन कौन से एंटी क्लॉकवाइज है, तो जरा नोट कीजिएगा। सर वेट घुमाएगा क्लॉकवाइज, सर ये ब्लॉक घुमाएगा क्लॉकवाइज, और ये वाली फोर्स इसको घुमाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? वेट डब्ल्यू और 12 न्यूटन क्लॉकवाइज घुमाएगा, जबकि जो अभी अभी हमने 26 न्यूटन की फोर्स कैलकुलेट की है, ये सर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। क्लॉक वाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट में वेट है, क्लॉकवाइज मूवमेंट में 12 न्यूटन की फोर्स है, ये क्लॉकवाइज है। इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज में आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज में 26 न्यूटन की फोर्स है, उसका डिस्टेंस मालूम करना बाकी है। पहले तो बेटा ये फोर्सेस मैंने लिख ली। अब फोर्सेस लिखने के बाद वेट कितना दूर है, तो आप कहेंगे सर पूरा बीम 0.3 प्लस 0.1, 0.4 है, पूरा बीम 0.4 है। ये यूनिफॉर्म बीम जब होता है ना बेटा, तो वेट सेंटर पे आ जाता है। तो पूरा बीम 0.4, 0.4 को आधा कर दो तो ये 0.2 न्यूटन बन जाता है। पूरा बीम 0.4, 0.4 को आधा कर दो तो 0.2 बन जाता है। 12 न्यूटन पर आ जाओ, सर 12 न्यूटन तो बिल्कुल कोने पर है, तो पूरा 0.4 होगा। 26 न्यूटन पर आ जाओ, सर 26 न्यूटन 0.3 मीटर पे दूर है। बेटा इक्वेशन बना के मैं दूंगा, सॉल्व आप खुद से करोगे। अब मैं इसको बच्चों की तरह सॉल्व करके टाइम पास नहीं करूंगा।
जो काम की बात थी बेटा वो सिखा रहा हूँ, जल्दी से देखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन डायमीटर में लेके जा रहा है, जो हमारा टॉपिक नहीं है आज का। इस पर आ जाएंगे। इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें भी मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि जितनी भी फोर्सेस है ना जो इस बीम पे लग रही हैं, उन सब के निकालो वर्टिकल कंपोनेंट। उन सब के निकालो वर्टिकल कंपोनेंट। इस फोर्स का भी वर्टिकल, इस फोर्स का भी वर्टिकल। ठीक है ना? सबका वर्टिकल कंपोनेंट निकालो। ठीक है ना? और मैंने आपसे कहा ना कि ये जो रॉड है, इस रॉड को मान लो एक्स एक्सिस। रॉड को मान लो एक्स एक्सिस। ठीक है? और अगर आप रॉड को एक्स एक्सिस मान लें तो जैन मुझे बताएंगे, जैन बताना यार ये वाला एंगल कितना होगा। जैन बेटा ये एंगल कितना होगा? बिल्कुल सही बात है, 30 होगा। अंधी मारी है या कोई रूल लगाया बताए? सर ये वाली, जी 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 बिल्कुल बेटा, ये वाली लाइन देखें सर, और ये वाली लाइन देखें। सर ये जो दोनों लाइनें हैं ना, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है बेटा? ये दोनों ग्रीन लाइनें पैरेलल है। और ग्रीन लाइनों के बीच में जो ब्लैक लाइन आ रही है सर, ये हो गया इसका ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल में ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। इधर भी 30 एंगल होगा और ये वाला भी 30 एंगल होगा, ये वाला भी 30 एंगल होगा। और सर अगर ये दोनों 30 एंगल होंगे तो ये जो 4000 न्यूटन फोर्स है ना बेटा, 4000 का साइन 30 निकाल लो। और इसी तरह 500 का भी साइन 30 निकाल लो। ठीक है ना? अब हमेशा उस बीम के साथ एंगल निकाल लिया करो, कोई भी एंगल प्रॉपर्टी लगा के। फोर्स का बीम के साथ एंगल, और बीम को ले लिया करो एक्स एक्सिस। अगर आपने बीम को एक्स एक्सिस ले लिया, बीम को आपने एक्स एक्सिस ले लिया, तो एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल अगर आपको पता हो गया, तो वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा साइन थीटा ही होगा। बीम को एक्स एक्सिस लोगे, बीम को एक्स एक्सिस लोगे, और बीम के साथ बनने वाला एंगल एंगल प्रॉपर्टी से निकालोगे। उस एंगल को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराओगे, खुद ब खुद परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा। और जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, तो अब जरा देखिएगा, ये घुमाएगा इसको क्लॉकवाइज, ये घुमाएगा इसको क्लॉकवाइज, और ये घुमाएगा इसको एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा जवेरी ईमानदारी से बताएं कि ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाले मेथड से मैं करा रहा हूँ, कॉलेज के टीचर इस मेथड से नहीं कराते। सब लोग इसके अंदर ट्रायंगल बना के ट्रिग्नोमेट्री लगा लगा के काफी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं मेरे ख्याल में। आपके टीचर ने भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना के सारे सवाल कराए या ट्रायंगल के अंदर बना के तंग कराए? हाँ परपेंडिकुलर, तो आपके टीचर बहुत समझदार हैं। वरना जो 2020 से पीछे वाले जितने मेथड थे ना, हम सारे के सारे टीचर पहले ट्रायंगल में लगे रहते थे। ट्रायंगल अजाब हो जाती है, तो ट्रायंगल से नहीं करना चाहिए। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस मान लो, उसके साथ फोर्स का एंगल बनवा लो, और उसी एंगल को साइन थीटा करोगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाएगा। और जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाए, तब आप जरा देखिए कितने आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रहे हैं? कह रहे हैं ए को पिवट मानो और टी बताना है। ए को पिवट मानो, तो भाई हमने ए को मान लिया पिवट। ए को बेटा पिवट माना। ए को जब पिवट माना, तो देखिएगा जो सबसे पहली फोर्स है 500 वाली, तो सर 500 साइन 30, ये परपेंडिकुलर फोर्स है। और परपेंडिकुलर फोर्स का पिवट से डिस्टेंस लेंगे 1.4। सर पूरी रॉड 2.8 मीटर की है, पूरी रॉड 2.8 मीटर की है। 2.8 मीटर को आधा करोगे तो ये बन जाएगा 1.4 प्लस। दूसरी फोर्स ले लें। सर दूसरी फोर्स है 400। सर 400 वो भी वर्टिकल कंपोनेंट साइन 30, 400 साइन 30। और उसका भी पिवट से डिस्टेंस लेंगे, तो इट इज 2.8 मीटर, इट इज 2.8 मीटर। तो ये दोनों हो गए क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज में टी है, एंटी क्लॉकवाइज में टी है। और टी कितना दूर है? सर टी भी 2.8 मीटर दूर है, टी भी 2.8 मीटर दूर है। जी बेटा कॉपी कीजिएगा इस चीज को।
ठीक है जनाब, इसको सॉल्व करोगे तो टी आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो बेटा टी आ जाएगा। ये बेटा टी आ जाएगा। टी आ चुका तो आगे चले, या टी की वैल्यू बता दें, क्योंकि अगले पार्ट में मुझे लग रहा है मुझे आपको कुछ और भी सिखाना होगा। बेटा बता दे हमें कोई बच्चा टी। कोई नहीं बता रहा भाई, आगे चले। 267 राउंड ऑफ कर दिया, 270 हो गया। हाँ बेटा बोले। अच्छा, सही बात है भाई, ये वाली जो फोर्स है ना, ये कलीम 4000 है भाई। तो आपने अगर सही करके आंसर निकाल लिया बेटा, तो वो बता दें हमें, जवेरी। 2125, 2125 को हमने 2100 ले लिया, 2125 है, ठीक है 21215। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या है कि टी तो निकाल चुके हैं। अच्छा, उसने कहा था शो दैट इट इज 2.1 किलो न्यूटन, राउंड ऑफ करेंगे तो वो 2.1 किलो न्यूटन ही बन जाएगी। ठीक है जी, 2.1 किलो न्यूटन बन गई। अच्छा जी, कह रहे हैं इस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट बताएं। टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट बताएं। टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकलेगा, तो जरा देखिए कैसे निकालते हैं टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट। टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए जैन यार आप एंगल प्रॉपर्टी अच्छे लगाते हो और हमें बड़ी जल्दी अच्छे एंगल बता देते हैं। यार ये बताना जैन कि अगर मैं यहां पर एक्स एक्सिस बना दूं, तो जैन यार ये वाला एंगल कितना होगा। 30 होगा। और अगर 30 है तो 30 को लेकर क्या निकालना है इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 2125 साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट है साइन थीटा। थीटा 30 डिग्री का ले रहे हैं क्योंकि हमें एक्स एक्सिस वाला एंगल ले रहे हैं। ठीक है, जरा सॉल्व करके बताएं बेटा क्या आ रहा है वर्टिकल कंपोनेंट। जब एरिया बेटा हमें बताएं 2125 साइन 30। 1062। बस ठीक है, 1062 भी चलेगा, ठीक है ना। 1062 को राउंड ऑफ करूंगा तो 1060 पर ही आएगा। अच्छा, अब यहां तक की कैलकुलेशन तो ओके। अब जरा एक नई बात सुनिएगा, नई बात जो हमें आगे काम आएगी, इसलिए मैं वहां तक लेके जाना चाह रहा हूं। क्वेश्चन है कि आपने टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया और दो वेट नीचे ऐड कर रहे हैं, लोड का वेट और बीम का वेट नीचे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो तो अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर होती हैं। तो अपवर्ड फोर्स आ रही है 1060 और डाउनवर्ड फोर्स आ रही है 4500। तो ये बराबर तो नहीं है, और अब ये बराबर नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट किस तरह इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस आर इक्वल, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस आर इक्वल,
तभी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। इसमें तो भाई अपवर्ड फोर्स कम है, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, तो फिर ये इक्विलिब्रियम में कैसे हो गया? तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी फोर्स भी है जिसको हम मिस कर रहे हैं। कोई बच्चा, जैन तुम ही बताओ कौन सी फोर्स को हम मिस कर रहे हैं बेटा इस डायग्राम में? कोई ऐसी जगह जो आपको नजर आ रही है सर ये वाली फोर्स आप मिस कर रहे हैं? जवाब? सर हाँ बोले बोले, दोबारा बोले। वेट ऑफ द बीम तो ये रहा ना 500 यार। तो गौर से सुनिएगा, सर ये दीवार है, दीवार के ऊपर ये बीम आ रहा है। जैसे ही बीम आया तो बीम जिस जगह पर कांटेक्ट करता है ना बेटा, कांटेक्ट करता है, सर कांटेक्ट पॉइंट से दो फोर्सेस पैदा हो जाती हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल उसने पूछी नहीं है, हॉरिजेंटल उसने पूछी नहीं है, वर्टिकल फोर्स होगी लाजमी। पॉइंट ए से एक वर्टिकल फोर्स होगी, और ये वर्टिकल फोर्स आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। अब आप खुद अकल से सोचिए कि अगर आप किसी रॉड को दीवार पे यहाँ पे रखें और ऊपर रस्सी से बांध लें और फिर लोड बांधना शुरू कर दें, क्या वो रुकेगी? रॉड नहीं रुकेगी सर। इस जगह पर हमें कोई सपोर्ट लगाना पड़ेगी। वो सपोर्ट लगाने के लिए या तो सपोर्ट लगाना पड़ेगी, यहाँ पे इतनी अच्छी जबरदस्त फ्रिक्शन हो जो उसको रोक सके। तो पॉइंट ए पर, सर पॉइंट ए पर बीम जहां दीवार को टच कर रहा है, सर वहां पर कांटेक्ट फोर्स लगेगी, सर वहां पर कांटेक्ट फोर्स लगेगी। और कांटेक्ट फोर्स यहां पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, इट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बेटा? तो ये वाली फोर्स जो है हमने यहाँ पे काउंट नहीं की है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एट ए देयर इज वर्टिकल। हाँ अब्दुल्ला, कहाँ पर है, कहाँ पर है? चलो चलो ठीक है, अभी महात क्या नहीं गए? ठीक है ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, एट ए देयर इज वर्टिकल फोर्स, एट ए देयर इज वर्टिकल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, और ये कांटेक्ट फोर्स है, और कांटेक्ट फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है ना? फ्रिक्शन को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो फ्रिक्शन की कांटेक्ट फोर्स होगी, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में उसको लिया नहीं है। अच्छा जी, और आगे चले सर। एक और फोर्स क्वेश्चन आ गया इसी टाइप का, और इस क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल मासूम सा है, सिर्फ डायग्राम बना के समझा दूंगा। यार ये पिवट है, ये पिवट है। सर एक फोर्स तो ये होगी जो कि इसको घुमाएगी। ठीक। सर ये वाली जो फोर्स है ना, तो जैसे भी मैंने कहा कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, ऑब्जेक्ट को मानोगे एक्स एक्सिस, ठीक है ना, बीम को, प्लैंक को मानोगे एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस के साथ रस्सी ने बनाया है एंगल, जो एंगल बनाया है उस एंगल से निकालेंगे इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा साइन थीटा। ऑब्जेक्ट को हमेशा एक्स एक्सिस मानोगे, ऑब्जेक्ट के साथ एंगल कैलकुलेट करोगे, और उस एंगल का साइन थीटा कर दोगे तो वो ऑब्वियसली उसका वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा। अब आपने इसको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, और ये घूमेगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, दोनों को लेके चलेंगे तो बड़े आराम से रिजल्ट आ जाता है। इस सवाल में कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है इस सवाल में। तो जल्दी से बेटा इस सवाल को देखिएगा। इस क्वेश्चन में भी यही काम करूंगा मैं कि ये जो टेंशन है ना बेटा, टेंशन, टेंशन का आपसे बोलूंगा पहले निकालो वर्टिकल कंपोनेंट, इट विल बी टी साइन 50, और टी साइन 50 को लेकर बेटा ये लेके जाओगे क्लॉकवाइज और ये लेके जाओगे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को इक्वेट करके सवाल सॉल्व करोगे, बड़े मजे से सवाल सॉल्व हो जाएगा। हमेशा बीम को लोगे एक्स एक्सेस, बीम के साथ बनवाओगे एंगल, उस एंगल से साइन थीटा लोगे और उसी से टर्निंग इफेक्ट ले लोगे।
अच्छा, अगर कोई बच्चा पूछे सर ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या चीज होती है, तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, देन द ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, इस तरह के सवाल हो गए खत्म। इस तरह का भैया और कोई सवाल नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा इस तरह का सवाल। अब कल की जो क्लास होगी ना, कल की क्लास में मूवमेंट के सवाल पर ही रहूंगा, और कल की क्लास के अंदर मुश्किल से 15 मिनट में और लगाऊंगा, बस 15 मिनट। फिर मैं आपको P1 में लेके चला जाऊंगा, ठीक है ना। जितने बच्चे P1 करना चाह रहे हैं मैं आपको P1 में कर ले जाऊंगा। एक तो कपल का एक सवाल मुझे कराना है, और एक मुझे पैरेलल फोर्सेस वाले सवाल कराने हैं, पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस और कपल इन दोनों को 15-20 मिनट में खत्म करेंगे, और 15-20 मिनट में खत्म करने के बाद फिर आपको मुश्किल तरीन सवालों में लेके चले जाएंगे, दैट इज P1। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं।